लेफ्टिनेंट जैक हार्पर कुर्सी पर सीधा बैठा था। कमरे में गहरी संजीदगी छाई हुई थी। लंबी चमकदार लकड़ी के मेज के गिर्द टॉप ऑफिसर बैठे थे। स्क्रीन पर एक हलचल मची हुई थी। सुर्ख रंग की मार्किंग चमक रही थी। लेफ्टिनेंट हार्बर, आप और आपकी टीम को एक खसूसी मिशन पर भेजा जा रहा है, एडमिरल कॉलिंस ने फाइल बंद करते हुए कहा। उनकी आवाज में वही शक्ति थी जो हर बार सुनता था। ईस्टर्न सीरिया में एक हाई वैल्यू ईरानी टारगेट हमारे हाथ आया है जो बागी ग्रुपों को जदीद हथियार फराहम करता है। हम नहीं चाहते कि ये आदमी हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाए। हार्पर ने एक नजर अपने साथियों पर डाली। चीफ पैटी, ऑफिसर रायन, होमर वाइस, सर्जेंट माइक जिसे घोस्ट भी कहते हैं, और बाकी सील टीम के तमाम जवान। हर कोई मुकम्मल ध्यान से ये बात सुन रहा था। ये एक सीधा सा ऑपरेशन होगा, कॉलिंस ने नक्शा स्क्रीन पर खोलते हुए कहा। तुम लोग हेलीकॉप्टर से लैंड करोगे और एनिमी को अपने कब्जे के अंदर लोगे और वहां पर जेडीएम गिराकर निकल जाओगे। कोई भी सवाल? हार्पर ने सर हिलाया। मैं कोई एम्बुश का सामना तो नहीं होगा? मुमकिन तौर पर नहीं, लेकिन याद रखो ये जंग का इलाका है, हमेशा तैयार रहो। 4 घंटे बाद हेलीकॉप्टर मशरकी शाम के बंजर पहाड़ों में प्रवास कर रहा था। हवा में भूजल खामोशी थी, सिर्फ रोटर की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कोई अपने हथियारों को चेक कर रहा था, अपने जो टैक्टिकल गियर्स थे उसे एडजस्ट कर रहा था और ज़हनी तौर पर मिशन के लिए तैयार हो रहा था। 5 मिनट बाकी, पायलट ने इंटरकॉम पर कहा। हार्पर ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ एक दिन का मिशन है बॉयज, काम खत्म कर दे घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड होने लगा, जमीन अचानक नीली रोशनी में चमक उठी। एक तेज धमाका खेज आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने आसमान को चीर कर रख दिया हो। अचानक हर चीज गायब हो गई, रेडियो, जीपी और फिर अचानक एक रोशनी आई। जब जैक होश में आया तो उसकी पूरी टीम बिल्कुल ठीक थी। उनके डेजर्ट पेट्रोल व्हीकल्स यानी कि डीपीवीएस, हथियार और साजो सामान भी मौजूद थे, लेकिन उनका MH-47 हेलीकॉप्टर गायब था। कम्युनिकेशन सिस्टम मुर्दा हो चुका था और जीपीएस भी काम छोड़ चुका था। बस एक खाली स्क्रीन, जैसे वो जमीन के चेहरे से मिट गए हों ऐसे। और फिर जैक ने एक ऐसी आवाज सुनी वो कभी नहीं भूलेगा। हजारों जूतों की यकसन चाल, लैटिन में चीखती हुई आवाजें। बॉस! चीफ पैटी ऑफिसर राइन्स वाट्स ने गर्दन के माइक में सरगोशी की और पहाड़ की तरफ इशारा किया। हार्पर ने देखा तो इसका दिल रुक सा गया। एक रूमी लश्कर, सुर्ख चमकदार और बिल्कुल हकीकी। इस लम्हे जैक को एहसास हुआ जो कुछ होने वाला है वो तारीख को चैलेंज कर देगा। क्या एक जदीद अमरीकी सील टीम एक पूरी रूमी लीजन को शिकस्त दे सकती है, या फिर तादाद और नज़्म ज़ब्त के सामने उनकी जदीद टेक्नोलॉजी बेकार साबित होगी? मैदान जंग। एक खुश्क वादी में सील्स और रूमी फौज के दरमियान फासला था। रोमियो के सुख झंडे हवा में लहर रहे थे। जैक के आदमी हैरत से जमे हुए थे। वो सील टीम 7 अल्फा स्काउट था, दुनिया के सबसे माने जाने यानी कि खतरनाक कमांडो थे, लेकिन आज उनका सामना तारीख से था। उनके पास M4A1 कार्बाइन्स, MK48 लाइट मशीन गन्स, बैरेट M82 स्नाइपर राइफल्स और C4 के बड़े ब्लॉक थे। लेकिन ये सिर्फ जदीद शहरी जंग के लिए थी, ना कि एक कदीम फौज के खिलाफ। रूमी फौज के 5000 सिपाही यकजान होकर आगे बढ़ रहे थे। उनके सुर्ख हेलमेट, लोहे की ढालें और जैवलिन्स यानी कि नेज़े चमक रहे थे। उनका लीडर मार्क्स लैंसेस घोड़े पर सवार था, रोम का अमीर तरीन आदमी और एक तजर्बाकार जनरल। जैक ने तारीख पढ़ी थी। ये लोग मामूली सिपाही नहीं, रोमी लीजन के एक जंगी मशीन थी जिसने यूनान, कार्थेजियंस और दूसरे गॉल कबाइल्स को रौंद डाला था। जैक ने हुक्म दिया, सिम्टी वार्निंग, शॉट फायर करो। सिम्टी की 50 कैलिपर राइफल गरजी और एक रूमी जनरल्स का सर उड़ा ली गई, लेकिन बाकी फौज रुकी नहीं। वेपनर्स फ्री, हार्पर ने ठीक कहा, और फिर जहन्नम टूट पड़ी। मशीन गन्नें गिरज उठी, रोमियो के सैकड़ों MK48 सिपाही जमीन पर गिरने लगे। ढालें टूट गई, जंजीरें बेकार हो गई, खून की नदियां बह निकली, लेकिन रूमी फौज रुकने वाली नहीं थी।
वो आगे बढ़ती रही, अपने मुड़े हुए साथियों को रौंदते हुए। सील्स ने देखा कि रोमियो का डिसिप्लिन टूटने वाला नहीं। वो अपने 40% असूल को जानते थे। जब जिस्म थक जाए तो भी 60% ताकत बाकी होती है। लेकिन रोमियो भी इस असूल पर चल रहे थे। हार्पर ने हुक्म दिया, चलो भागो खंडरात की तरफ। सील्स अपनी टीपीवीएस में सवार हो गए। गनर्स ने पीछे से फायर जारी रखी। रोमियो के जैवलिन्स उनके पीछे जमीन पर गिर रहे थे। एक पुराने पार्थियंस किले के बाकियात में पहुंचकर सील्स ने दफाई मौकफ संभाला। सिमटी ने एक टूटी हुई मीनार पर अपने पैरट स्नाइपर राइफल से रोमियो ऑफिसर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पर रोमियो के तोपखाना आ गया, यानी कि ब्लास्टर्स, जिसे कदीम तोपखाना कहते हैं। हार्पर ने देखा कि 6 फुट लंबे लोहे के तीर जिसे 115 मील फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। उसने अपने बॉम्बर स्काउट के एक महल को कहा, अब क्या करना है तुमने? बॉम्बर ने C4 का डेटोनेटर्स दबा दिया और एक धमाका हुआ। रूमी कमांडर का एक ग्रुप हवा में उड़ गया, लेकिन रूमी फौज फिर भी रुकी नहीं। जैक ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर कहीं धूल उड़ रही थी। भारतीय फौज आ चुकी थी। भारी जर्रापोश घोड़सवार कैटाफैक्टिक्स रोमियो के पहलों पर हमला कर दिया। नेज़े बदन चीरते हुए निकल गए। घोड़ों ने सिपाहियों को रौंद डाला। फिर पार्थिव तेज अंदाज और फिर पार्थी तीर अंदाजों ने तीरों की बारिश कर दी। रूमी फौज अब घरों में थी। चलो यहां से, जैक ने कहा। सील्स डीपीवीएस में सवार हो गए और सहरा से गायब हो गए, जहां से वो कभी वापस ना आए। जब वो सहरा में दौड़ रहे थे तो जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोचा है कि जब असाले गरीमा के माहरीन इन रोमी लाशों को देखेंगे तो उनको 5.56 की गोलियां लगी हुई मिली तो क्या होगा? बॉम्बर्स और सिमटी हंस पड़े। शायद हमने आर्कियोलॉजिस्ट का दिन खराब कर दिया। क्या सील्स जीत सकते थे? नहीं, एक छोटी सी टीम भला हजारों के खिलाफ कैसे लड़ सकती है? जैसे रोमी फौज थी, वो एक डिसिप्लिन से लड़ती थी। वो बनी ही बर्दाश्त के लिए थी, और सील्स सिर्फ फौरी और फ्रंटल असॉल्ट के लिए नहीं, बल्कि जल्दी से अटैक करने के लिए। लेकिन आज सील्स ने जंग जीत ली थी, मगर ये जंग जीत नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि वक्त के धारे में गुम होने वालों का कोई वतन नहीं होता।